ऋषिकेश आया हूँ दोस्तों। गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी तो बाहर से वॉश करा रहा हूँ, अंदर से नहीं। अंदर से ठीक है लेकिन इतना टाइम भी नहीं मेरे पास। मुझे एक मिक्सी भी लेनी है, मिक्सी ख़राब हो गई थी और सामान लेके जाना। आज ग्रुप भी है शाम को, तो मैंने कहा यार बाहर से धुलवा लूँ। लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। ये देखो ना, अभी सामने नहीं धुली तो सामने कितनी गंदी है। एक्चुअली आम के पेड़ के नीचे खड़ी होती है ना, तो चिड़िया भी बीट करती हैं। इसका स्नॉर्कल बचाना पड़ता है, हमेशा बोलना पड़ता है भाई उसमें ना जाए, अगर इसमें घुस गया ना पानी। हालांकि थोड़ा बहुत पानी तो निकलने का होता है, लेकिन पता चला इंजन में ही चला गया। ये आम के पेड़ में एक पाइप लगा के शावर लगा दिया इसमें स्विमिंग पूल में। तो बीच में अभी ग्रुप आया था तो सब नहा रहे थे, बढ़िया था। बस एक दिक्कत ये होगी कि जो पेंट किया ना हमने, ये तराई करने के बाद पूरी तरह से सूखा नहीं था, तो इसकी परत की परत निकल गई पूरी। अब अभी दोबारा खैर करने वाले नहीं है। और ये देखिए ये निकल गई ना, ऐसे अंदर भी आपको दिख रहा होगा बीच में। कोई नहीं, पूरा निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो टाइल लगाने के लिए क्या है कि इसका जो हमने घुटाई कराई तोड़नी पड़ेगी। तो फिलहाल तो कोई इरादा नहीं, अगले साल देखा जाएगा, मन करेगा तो करा देंगे, नहीं तो अभी भी कोई, क्योंकि टाइल में स्लिप करके अगर टाइल चिकनी रखी तो गिरने का डर है, खुरदुरी रखी तो उसमें काई फंसेगी। अभी क्या है, फर्श में काई भी नहीं आएगी, वाइपर मार सकते हैं खाली करके। फ़िलहाल तो हम ऐसे ही रहने देंगे, अगर बाद में कोई मूड होगा तो होगा। बढ़िया चल रहा है, मतलब गेस्ट ने बहुत इन्जॉय किया। आराम से 6-7 लोग तो नहा रहे थे आराम से, कोई जगह भी कम नहीं पड़ी। और आज ये शावर चालू कर दिया है तो और बढ़िया है कि स्विमिंग पूल के अंदर खड़े खड़े शावर से नहा सकते हैं। आज दोस्तों फिर इवनिंग वॉक वाला वीडियो। सामने मोर नाच रहा है, ये देखिए। और यहाँ पे मोरनी है, अभी कहीं चली गई है। कल गाड़ी धुलवाई थी, आम के पेड़ के नीचे खड़ी होती है, देखिए क्या हाल हो गया ये सारे। और ये बौर जो है चिपचिपे से निकल रहे हैं, ये पूरे स्पॉट से आ गए हैं। अभी मैं रगड़ नहीं रहा हूँ बेवजह, फिर वो आ जाएंगे स्क्रैच। और कुछ टपका भी ऐसा है ना बौर जैसे, ऐसा लग रहा है जैसे कि चाशनी टपक रही हो जहाँ खड़ी होती है ना गाड़ी। ये देखिए एकदम ऐसा लग रहा है चाशनी टपक रही हो। ये पूरे में नीचे बीचे ये सब जगह। वो गाय, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि गाय का क्या कंडीशन है। जो गाय मारी थी ब्लैक कलर की, अभी भी पड़ी है पूरी, वो सूख चुकी है, लेकिन किसी भी जानवर ने उसे खाया नहीं, इवन कुत्तों ने भी नहीं खाया। ये बात सोचने वाली है, बदबू आएगी, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। प्रकृति के कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो कभी समझ में नहीं आते, क्योंकि डीकम्पोजर्स इतने सारे हैं, वो क्यों नहीं खा रहे हैं। टाइगर लेपर्ड तो हैं ही यहाँ पे, रेगुलर गाय मारते हैं। इनमें ऐसा भी नहीं होता कि अपना मारा ही शिकार खाएं, किसी का मारा शिकार भी कोई भी छीन लेता है। सबसे बड़ी बात है कुत्ते इतने सारे हैं यहाँ पे। और कुत्तों की समस्या को लेकर मैं हमेशा बता रहा हूँ कि देखिए जैसे ये इलाका आप देख रहे हो कि घर बने हुए हैं, ये पूरा राजा जी टाइगर रिजर्व है, कोर एरिया है, इसमें जाना भी अलाउड नहीं है, ये टूरिस्ट एरिया नहीं है ये। तो यहाँ पे इतने सारे कुत्ते हैं, उसके बावजूद नहीं खाया, ये एक बात है। और दूसरी जो प्रॉब्लम है, मैंने रेगुलर बताया, ये जो फेरल डॉग वाली बात थी, तो मैंने एक वीडियो में रिसेंटली बताया था, तो उस पूरी बात को रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन मैं थोड़ा सा उस तरफ बढ़ रहा हूँ जहाँ मुझे बदबू सी लगेगी मैं रुक जाऊँगा। मैंने बोला था कि वो ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं ये फेरल डॉग बन जाएंगे कुछ दिन बाद, और जंगल के अंदर 2-2, 3-3 किलोमीटर घुस के डियर मारने लगेंगे। किसी ने बोला कि वो पराई डॉग होते हैं, वो फेरल कैसे बन सकते हैं, क्योंकि पराई डॉग तो डोमेस्टिकेटेड कभी थे नहीं। ये जो इंडियन स्ट्रीट डॉग्स हैं ये डोमेस्टिकेटेड ही होते हैं। आप टाइप ऑफ पराई डॉग बोल सकते हो, एग्जैक्टली नहीं होते पराई डॉग। डोमेस्टिकेटेड ऐसे कि हर कुत्ता कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर का पालतू ही है। अगर
वो जो ब्लैक कुत्ते यहाँ घूमते हैं, मैंने पहले भी कई बार दिखाया था। एक बार लेपर्ड की मारी हुई गाय खा रहा था बार, ये देखिए हॉर्नबिल उड़ के जा रहे हैं 2। तो शाम के टाइम वो अपने घर जहाँ भी है उसके घर के अंदर चले जाएंगे या बाहर रहेंगे, रोटी वगैरह खाएंगे, दिन भर घूमते रहेंगे, बाद में झुंड बना के घूमते हैं। तो वो जब वो डोमेस्टिकेटेड है, तो अगर बाद में वो जंगली बन जाएंगे या जंगली की तरह बिहेव करेंगे तो उनको फेरल ही बोलते हैं। इस समस्या का निराकरण ये है कि नसबंदी कराई जाए, और नसबंदी कराने के बाद में जहाँ से उनको पकड़ा था वहीं वापस छोड़ दिया जाए। उससे क्या है कि उनकी वो जो टेरिटरी है उसमें दूसरे कुत्तों को आने नहीं देते। अगर बाहर से कोई कुत्ता आ रहा है तो टेरिटरी भी सिक्योर्ड है, उस जगह दूसरे कुत्ते नहीं आएंगे। और उनकी जो बेतहाशा वो ग्रो कर रहे हैं कि एक मेल कुत्ता अगर 3 फीमेल से मेट करता है और 5-5 बच्चे होते हैं और 3 भी सर्वाइव कर जाते हैं, तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है इनकी। और ग्रोथ होने का एक रीज़न क्या है कि वल्चर, इस इलाके में वल्चर हैं। तो यहाँ ये गाय पड़ी है लेकिन इसको भी वल्चर भी नहीं खाते। उसका रीज़न है वल्चर का कुछ, अगर तो ये सांप काटने का ऐसा कुछ है, इनको मालूम चल गया हो, तो मुझे मालूम नहीं कि क्यों नहीं कोई खा रहा। लेकिन यहाँ अगर वल्चर लैंड करते हैं तो कुत्ते उनको दौड़ा लेते हैं, और कई झुंड में आते हैं। तो और ये वल्चर एक साथ नहीं उड़ सकते, एकदम से नहीं उड़ सकते कि चिड़िया की तरह उड़ जाते हैं ऊपर, ऐसे नहीं। ये थोड़ा सा ऐसी फ्लाइट लेते हैं तो पकड़ में आ जाते हैं। इस तरीके से अगर नसबंदी कर दी जाए तो ये समस्या का निराकरण हो सकता है। जब वो डॉग्स की संख्या कम हो जाएगी, तेज़ी से नहीं बढ़ेगी, तो उसके बाद फिर वल्चर वापस उतरने लगेंगे नीचे और अपना काम सफाई के साथ करेंगे, जैसे कि वो तेज़ी के साथ करते थे। क्योंकि डॉग्स चाहें भी तो एक बड़ी गाय को उतनी जल्दी से नहीं खा सकते, वो सड़ता है और बीमारियां फैलती हैं। अभी दोस्तों एक टाइगर अटैक और हो गया है मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में। आखीवाड़ा करके जगह है वहाँ पे, क्योंकि ये महीना है, अभी ये आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये है 30 मार्च। तो फरवरी के बाद से तेंदू के जो फूल होते हैं गिरने लगते हैं, उनको बीन के उससे देसी शराब भी बनती है, वैसे मार्केट में बिकते भी हैं। तो जो लोग जीवन यापन करते हैं वनोपज पे, यानी कि वन की उपज पे, वो तेंदू बीनने के लिए जाते हैं जंगलों में। मार्च अप्रैल में ज़्यादा गिरने लगते हैं, एकदम ही गिरने लगते हैं, मई तक गिरते रहते हैं। तो ये महीने मैंने पिछले साल भी बताया था कि इन महीनों में बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ये महुआ और तेंदू, तो महुआ के जो फूल गिरते हैं और तेंदू के फल होते हैं, तो इसके लिए ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रीजन कि जंगल में आना जाना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। टाइगर के केस में फलों का उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो तो केवल सडन एनकाउंटर का केस होता है। लेकिन भालू के केस में इन फलों का भी रोल होता है, क्योंकि भालू खुद इनको खाने के लिए आता है, चाहे वो तेंदू हो चाहे वो महुआ हो। तो जब कोई बीनने जाता है वहाँ, क्योंकि भालू भी वहीं आया है, वहीं पे इंसान, दोनों को वो चीज़ चाहिए, सडन एनकाउंटर हो जाता है, अटैक हो जाता है। अभी जो सिवनी में हुआ टाइगर का अटैक हुआ कि महुआ के वो फूल बीनने के लिए गए थे। एक अशोक उइके जी, 50 साल उनकी उम्र थी, और घर से बोल के गए थे, अकेले ही चले गए थे। जब वो नहीं लौटे, घर वालों को चिंता हुई और लोगों को बताया। जब ढूंढने निकले तो देखा एक जगह झाड़ी के अंदर उनकी बॉडी मिल गई, और पूरा कमर के नीचे का हिस्सा टाइगर ने खा लिया था। तो फिर प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ। अभी तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 20,000 रुपये का मुआवजा दिया है अंतिम संस्कार करने के लिए, बाकी मुआवजा और मिलेगा। लेकिन बात मुआवजे की नहीं है। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि टाइगर वहाँ पे आदमखोर है, पहले से घूम रहा था, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सूचना नहीं दी। इस अटैक, अगर ये पहला अटैक है तो टाइगर को आदमखोर नहीं बोला जाएगा, भले ही उसने खा लिया है, क्योंकि सिर्फ खाने के आधार पे नहीं बोला जाता। जो NTCA की डेफिनेशन है किसी भी टाइगर को मैन ईटर यानी आदमखोर डिक्लेयर करने की, उसमें यह है कि जब कोई टाइगर बार बार ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ आने लगे और घात लगा के बैठने लगे इंसान के इंतज़ार में, कि वो देखे कि हाँ भाई टाइगर इंसान आ रहा है, वो छुप के बैठ जाए, और जैसे ही इंसान वहाँ पहुँचे वो उस पर अटैक करे, तब उसको आदमखोर बोला जाता है, कि वो इंतज़ार में बैठे। अगर जंगल के अंदर आदमी गया है
और वहाँ पे टाइगर ने अटैक कर दिया है तो उसको आदमखोर नहीं बोला जाता है, भले ही वो खा ले, क्योंकि टाइगर की एक प्रवृत्ति है कि वो जब शिकार करता है तो शिकार को खाता भी है। तो सिर्फ खाने के आधार पे उसको आदमखोर नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो तो नहीं आया था ह्यूमन सेटलमेंट में, आदमी अंदर गया था। लेकिन अगर 2-3 बार ऐसा ही हो गया तो फिर उसको NTCA के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसको बोला जाता है डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ। तो जो इस दौरान पहली बात तो है कि अभी करना क्या चाहिए, क्योंकि ये मुआवजा एक परिवार को राहत तो नहीं दे सकता, क्योंकि जो उसका कमाने वाला चला जाता है, सिर्फ मुआवजे से बात नहीं बनती, पूरा परिवार ही डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें करना ये चाहिए, देखिए फॉरेस्ट वालों को भी अगर आप बोलोगे ना कि भाई हर वक्त सूचना दे देंगे, तो इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी का अभी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता कि पूरे में कैमरे लगे हों। अगर ये यहाँ कैमरा ट्रैप्स हैं, लेकिन कैमरा ट्रैप की रिपोर्ट लाइव नहीं चलती, जहाँ तक मेरी जानकारी है। वो उसमें SD कार्ड लगा होता है, वो जो जितने भी 7 दिन 8 दिन बाद उनकी जो टीम गश्त की आती है वो निकालती है डेटा, और वो फिर ऑफिस जाके अपडेट करते हैं, तब उनको उस दौरान कितने जानवर निकले क्या है वो रिकॉर्ड मैच करते हैं। तो अगर यहाँ टाइगर आ भी गया, और ये टाइगर की टेरिटरी है, राजा जी टाइगर रिजर्व ही है, और अगर आज आ गया और वो कैमरे का रिकॉर्ड निकालने आएंगे 7 दिन बाद, वो अगले दिन अटैक कर दिया, तो इतनी जल्दी रिपोर्ट फॉरेस्ट वाले नहीं कर सकते। फॉरेस्ट की टीम में फॉरेस्ट गार्ड हैं, फॉरेस्ट वॉचर्स हैं, फायर वॉचर्स हैं, जंगल में घूमते रहते हैं। लेकिन आप देख रहे हो जंगल बहुत बड़ा है, वहाँ अगर इतने से इलाके को देखोगे तो इसमें कितने लोग की टीम होगी, 4-5 लोग की टीम होगी, तो पूरे में तो नहीं हर वक्त घूम के रिपोर्ट कर सकती है। उसके लिए गांव वालों को भी एक्टिव रहना होगा। अगर उनको पग मार्क मिलते हैं, जैसे जंगल में जा रहे हैं, पग मार्क देख के ही मालूम चल जाता है कि ये आज के हैं कि पहले के। तो हालांकि गांव में हर किसी के पास व्हाट्सएप नहीं होता, स्मार्टफोन नहीं होता, लेकिन सूचना के तरीके हैं, ऐसा भी नहीं कि किसी के पास नहीं होता। इमीडिएटली एक चैनल बनाना चाहिए, खास तौर पे 3 महीने ये जो महुआ और तेंदू वाले वो हैं, इसमें क्या होता है कि आप सूचना दीजिए इमीडिएटली, फिर कोई तरीका बताइए। इवन अगर बाइक लेके जाना पड़ता है वहाँ के प्रधान को बताने के लिए, अपने उस जो इलाके हैं जहाँ के लोग वहाँ पे आते हैं, उनके प्रधान को फ़ौरन सूचना दें। वो जो भी तरीका है उससे, व्हाट्सएप ग्रुप भी बहुत चलते हैं। अगर ये भी एक गाँव है, अगर मैं यहाँ का बोलूँ तो यहाँ तो व्हाट्सएप ग्रुप बहुत एक्टिव है, जनरली हर कहीं घरों में व्हाट्सएप है, तो उससे सूचना हो सकती है। लेकिन तरीके निकालने होंगे सूचना देने के। तो फॉरेस्ट की टीम और पब्लिक दोनों इन्फॉर्म करें कि भाई आज उस इलाके में टाइगर देखा गया है, तो वहाँ पे फिर ना उस दिन ना जाए कोई। दूसरा, वैसे भी अकेले जाना बंद कर दो 3 महीने। तेंदू और महुआ के टाइम पे ग्रुप में जाओ, जान है तो जहान है, क्योंकि मालूम चला कि आप अकेले जा रहे हो, वो अटैक कर दिया 1 या 2 बार के बाद, तो वो खुद इंतज़ार में बैठने लगेगा वो टाइगर कि हाँ भाई ये तो इंसान को मारना बहुत आसान है। तो इस बात की सावधानी अगर सब लोग रखेंगे, मैंने पिछले साल भी पहले बताया था कि भाई ये महीने बड़े अलर्ट रहने वाले हैं। अभी भी ये मार्च ख़त्म हो रहा है, अप्रैल पूरा बाकी है, मई पूरा बाकी है, और पूरे उन इलाकों में जहाँ महुआ और तेंदू बहुत ज़्यादा होता है, और भी कई अटैक हो सकते हैं इस लेडीज़ पे, जेंट्स पे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है जब आप जंगल में जाएं। अभी मैंने पिछले 2-3 वीडियो में बताया कि देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट आजकल ज़्यादा होते हैं, होते तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से होते आ रहे हैं अटैक इंसानों के ऊपर, लेकिन अभी अटैक के चांसेस बढ़ने का क्या है, एक तो पब्लिक ज़्यादा हो गई, दूसरी बात जंगल छोटे हो गए, तीसरी बात टाइगर का कंजर्वेशन बहुत अच्छा हुआ, टाइगर की संख्या बढ़ रही है। अब होता क्या है कि एक जो जंगल के अंदर की टेरिटरी है, एक स्ट्रॉन्ग टाइगर कब्जा करके रखता है। जब एक टाइगर्स के बच्चे होते हैं तो वो जब डिस्पर्सल होता है, डिस्पर्सल मतलब जब वो बड़े हो जाते हैं और उनको निकलने का टाइम होता है, 22-23 महीने के हो जाते हैं, टाइगर्स छोड़ती है, तो जो फीमेल होती है वो तो टाइगर्स के आसपास की टेरिटरी में ही सेट हो जाती है। लेकिन वो फीमेल अपने मेल बेटे को नहीं अपने आसपास रहने देती, उसको दूर जाना होता है। तो जब वो दूर जा रहा होता है, तो दूर जाने के दौरान वो जंगल के अंदर जाता है, तो उसको सेंट मार्किंग मिलती है एक शक्तिशाली टाइगर की। वो जानता है कि अब इसके अंदर स्किल इतने नहीं है, और टाइगर की पूरी बॉडी डेवलप होने में 5 साल तक लग जाते हैं, फुल पावर में आने में उसको
3 साल 3.5 साल के बाद, तो वो डिस्पर्सल हो जाता है 2.5 साल में ही। तो वो क्या करता है कि वो अगर ये जंगल की बात करें, मान लीजिए अगर वहाँ से टाइगर्स ने छोड़ा, तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो जंगल के अंदर जाएगा डीप फॉरेस्ट में, वहाँ उसको सेंट मार्किंग मिल रही है। और मैंने पहले बताया कि जो सेंट मार्किंग होती है वो एक तरह से बायोडेटा होता है टाइगर का। दूसरा टाइगर उसको सूंघ के पहचान लेता है उसके बारे में सारी बातें, पावर वगैरह सब, क्योंकि जो फेरोमोन्स होते हैं ना, जो फेरोमोन भी हार्मोन ही होते हैं, उसमें पूरा स्मेल से मालूम चल जाता है कि ये कितना पावरफुल है, क्या है, एक ये अंदाज़ा लगा लेते हैं। टाइगर्स भी अंदाज़ा लगा लेती है कि ये जो मेल है जिसकी सेंट मार्किंग है ये कितना स्ट्रांग है मीटिंग के लिए, उसका भी अंदाज़ा लगता है। तो जब वो डिस्पर्सल से जो मेल निकला है, अपनी जगह अपनी टेरिटरी तलाश रहा है, वो उधर जाने की जगह इधर आ जाता है ओपन बफर की तरफ, क्योंकि स्ट्रांग मेल तो अच्छी जगह को कब्जा के रखता है ना, जहाँ पे पानी है, बहुत सारे डियर हैं, जानवर है, उसको तो किसी का डर नहीं है, वो अंदर रहता है, मतलब डीप फॉरेस्ट में। लेकिन जो थोड़े से कमज़ोर होते हैं वो बाहर की तरफ आते हैं, क्योंकि उनको जंगली जानवर तो मिल जाते हैं लेकिन उनको मवेशी भी मिल जाते हैं। जैसे ये गांव है तो यहाँ के मवेशी यहाँ घूम रहे हैं। आजकल छोड़ी हुई गायों की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है, वो तो उनका कोई ठिकाना नहीं होता, खुले में घूम रही होती हैं। तो यहाँ से निकले, यहाँ मारा, पेट भर लिया, फिर अंदर चले गए। ये जगह बड़ी ख़तरनाक हो जाती है इंसान के लिए, क्योंकि अंदर टाइगर बढ़ गए और बफर एरिया में एक अनाड़ी टाइगर अपना अड्डा बना के बैठा होता है। यही वो जगह है, बफर एरिया इसी तरह के होते हैं। अब मान लीजिए अगर तेंदू महुआ होता, इसमें यहाँ होते हैं पेड़ यहाँ के जंगल में, लेकिन कम होते हैं। तेंदू तो मेरे ख्याल से नहीं होता होगा, महुआ तो है, मैंने देखे हुए हैं। तो उसके चलते आदमी कहाँ जाएगा? आदमी कोई 20 किलोमीटर अंदर थोड़ी जाएगा, आदमी जाएगा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर मैक्सिमम। तो वो वही इलाका होता है जहाँ पे एक अनाड़ी टाइगर से उनका मुकाबला होने की संभावना है, और एक ऐसा टाइगर जो कि पहले वहाँ नहीं था। यानी उस आदमी को, जो गांव का आदमी जा रहा है, उसे नहीं मालूम है कि यहाँ टाइगर है, क्योंकि वो टाइगर तो अभी आया है जो अपनी टेरिटरी ढूंढ रहा है। तो इसलिए और ज़्यादा खतरा हो जाता है। तो इसलिए 3 महीने तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए जब आपको इन फलों के चक्कर में जाना है। और ये तो बात हुई टाइगर की। भालू, जो टाइगर की सूंघने की शक्ति उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन नज़दीक से होती है, और उसके मुंह के अंदर जैकोब्सन ऑर्गन होता है, जिससे कि वो अपने मुंह को खोलता है जब कहाँ पे सेंट मार्किंग होती किसी झाड़ी में। मुंह खोलने से सिर्फ उसकी नाक से नहीं, उसके मुंह से भी वो स्मेल कर लेता है और उसको पहचान लेता है। तो आप देखोगे जब भी सेंट मार्किंग सूंघ रहा होगा, मुंह खोलेगा, उसको बोलते हैं टाइगर स्माइल, उसको बोलते हैं टाइगर से स्माइल। ऐसा मुंह करता है तो हंस नहीं रहा होता, वो उस खुशबू को सूंघने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन भालू के सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। महुआ के फूल जहाँ गिरते हैं, दूर दूर तक उसकी स्मेल होती है, आदमी भी सूंघ लेता है, भालू तो सूंघ ही लेता है। तो कहीं भी भालू होगा, उस खुशबू को सूंघ के महुआ के पेड़ के पास आ जाएगा। वैसे भी जंगल में, मैंने बताया कि जंगल में आप चले जहाँ फलदार पेड़ लगे हों, और अगर भालू तो देखिए सारे ही जंगल में है, स्लॉथ बेयर तो इंडिया के जनरली हर फॉरेस्ट में है, यहाँ पे भी स्लॉथ बेयर ही है। लेकिन ऊपरी इलाकों में हिमालयन ब्लैक बेयर है, वो भी बहुत ख़तरनाक होता है, साइज़ में बड़ा होता है। लेकिन इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा अटैक्स होते हैं वो स्लॉथ बेयर के होते हैं, रीछ के होते हैं। तो रीछ का क्या है कि दोनों के गले में वो वी सा निशान होता है, वो तो जनरली सारे भालुओं में होता है, सन बेयर में भी होता है, सबसे छोटा भालू है। लेकिन एक फ़र्क होता है स्लॉथ बेयर में, उसका स्नाउट जो होता है, थूथन निकला होता है, उसके नीचे से लोअर लिप फैला होता है, क्योंकि वो दीमक की बाम्बी में ऐसे ग्रिप बना के सक्शन बना लेता है, सांस खींचता है तो दीमक उसके मुंह के अंदर आ जाती है। तो वो फ़र्क है कि हिमालयन ब्लैक बेयर में वो लोअर लिप इतना बड़ा नहीं होता, उसका स्नाउट भी उतना लंबा नहीं निकला होता। तो ये भालू का जो बताया मैंने, भालू के सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो भालू आपको इस सीज़न में तेंदू की भी स्मेल आती है, और महुआ की स्मेल आती है, उनके पेड़ों के नीचे मिलेगा ही मिलेगा। ठंडे इलाके में मिलेगा, अगर आप जंगल में जा रहे हैं, अगर इलाका ठंडा है, सावधान रहिए कि भाई भालू मिल सकता है। भालू की एक और प्रॉब्लम क्या होती है, जिस भालू के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, स्लॉथ बेयर, वो प्रॉब्लम क्या है कि वो ज़्यादातर बिजी, उसके सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी है, और वो भले ही इंसान से कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, क्योंकि इंसान उसका शिकार है नहीं।
इंसान को वो मारता है खाने के लिए नहीं मारता है, खतरा समझ के मारता है। और वो मारने का खिलाड़ी भी नहीं होता, अनाड़ी होता है। तो वो चेहरे पे अटैक करता है, चेहरा बुरी तरह से तहस नहस कर देता है इंसान का। टाइगर की तरह गर्दन तोड़ के नहीं मारता। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो सबसे दर्दनाक मौत होती है वो भालू के द्वारा होती है। सबसे जो आसान मौत होती है टाइगर के द्वारा होती है, गर्दन की हड्डी तोड़ देता है। लेपर्ड भी गला दबा करता है, तो मतलब उसके बीच का है। लेपर्ड का नहीं है, पहले भालू का क्लियर कर दूं आपको फलों के सीजन में। तो जहाँ पे नॉर्मल वे में भी अगर आप फलदार वृक्ष है तो बिल्कुल सावधान हो जाइए। अच्छा, उसके लिए मैंने हमेशा बताया कि अगर आप जंगल में जा रहे हैं आवाज़ करते हुए जाइए, 3-4 आदमी ज़ोर ज़ोर से बातें करते जाइए। अकेले चल रहे हैं मोबाइल में गाना बजा के जाइए, या फिर आप डंडे में वो घंटी बांध लीजिए, उसको ठकठका के चलिए। तो नहीं भी ठकठकाएंगे, अगर आप सिर्फ ऐसे रख रख के चलेंगे ना, अपने आप घंटी बजेगी। और जानवर, कोई भी जानवर होगा, चाहे वो टाइगर हो चाहे वो भालू हो, उसे मालूम चल जाएगा। क्योंकि टाइगर की भी सुनने की शक्ति बहुत स्ट्रांग है, देखने की बहुत स्ट्रांग है। भालू की देखने की स्ट्रांग नहीं है। ये सांबर डियर की ड्रॉपिंग है। यहाँ बड़े बड़े सांबर निकलते हैं, मुझे अक्सर दिख जाते रात को। उस पेड़ के ठीक नीचे वो पीकॉक है अभी। तो वो सुनने की शक्ति टाइगर की भी स्ट्रांग है। भालू की सुनने की शक्ति ठीक ठाक है, देखने की बहुत पुअर है, सूंघने की अच्छी है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि अगर आप आवाज़ करके नहीं चल रहे हैं तो भालू आपको सूंघ क्यों नहीं पाता है, जबकि उसके सूंघने की पावर तो बड़ी स्ट्रांग है। उसका एक कारण है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बिजी रहता है। वो कोई वेला तो खड़ा नहीं है कि भाई इंतज़ार कर रहा है। वो भी उसका अच्छा भारी भरकम शरीर है, तो वो निकला हुआ है कुछ खाने पीने के लिए। तो दीमक की बाम्बी तोड़ने में बिजी होता है, या पेड़ पे चढ़ के शहद तोड़ने में, या जो भी अपने काम पे लगा होता है खाने के। तो जब वो दीमक की बाम्बी खुरच रहा होता है, बड़ी आवाज़ें होती है। उसके नाखून भी है ना, वो बड़े लंबे लंबे हैं। तो वो अपनी रक्षा करने के लिए वो उसकी रक्षा करने के लिए, अटैक करने के लिए, लेकिन उसके अलावा दीमक की बाम्बी और मिट्टी खोदने के लिए बने होते हैं। तो वो जब मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी रहता है, मान लीजिए आप यहाँ पे गड्ढा खोद रहे हो, भले ही आपके सुनने की और सूंघने की पावर स्ट्रांग हो इन केस, तो जब आप गड्ढा खोद रहे होगे तो वो तो आपको तो सुनाई नहीं देगा ना। अब आवाज़ इतनी हो रही है आपके गड्ढा खोदने से कि आपको मालूम नहीं चलेगा। एक चीज़ तो सुन नहीं पाता। सूंघने का है कि उसकी नाक हमेशा बिजी रहती है दीमक की बाम्बी में। वो नाक घुसेड़ के, अपना थूथन घुसेड़ के, ज़्यादातर तो वो दीमक खाने में बिजी होता है। तो वो सूंघने की पावर को भी इस्तेमाल नहीं कर पाता। और जब वो मुंह उठाता है, देखता अरे ये तो सामने आदमी खड़ा है, आदमी कहता अरे यार ये तो भालू मिल गया, हो गया काम। अगर उस जगह पे कई लोग जाएं तो अटैक करने के पहले कोई भी जानवर सोचेगा। होता क्या है कि हम लापरवाह भी हो जाते हैं। जब लेडीज़ भी कई बार लकड़ी लेने जाती हैं, घर से साथ निकलती हैं, लेकिन फिर वो अपना अपना इलाका पकड़ लेती हैं। अच्छा देखिए, इसको मेल को फीमेल मिल गई है। ये देखिए, इसने मेहनत करी डांस करने में। तो जो अच्छा डांस करता है उसको कई सारी फीमेल के साथ मीटिंग करने का मौका मिलता है। इसके पास 2 तो आ गई हैं। अब ये एक मेल है कि 2, ये देखना है यहाँ पे। अब ये देखिए, मेल आगे आगे जा रहा है। ये फीमेल नहीं, यहाँ 2 मेल है। अभी भी कंपटीशन चल रहा है। अच्छा, इसका मतलब इस वाले मेल को फीमेल मिली है और उस वाले को इसने भगा दिया, इसीलिए वो आगे आगे जा रहा है कि अगर नज़दीक आएंगे तो नहीं, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। आगे वाले मेल के बाल, वो पंख बड़े हैं, इसके तो छोटे हैं। ये तो जुवेनाइल है, ये तो कंपटीशन से बाहर है। तो ये पीछे फीमेल आ रही है तो वो आगे वाले की ही फीमेल है, ये तो जुवेनाइल है। इसीलिए ये थ्रेट नहीं समझ रहा है अपने लिए। ये देखिए, दोनों पास में आने जा रहे हैं। अगर ये थ्रेट होता तो अभी तक तो ये इसको हमला कर देता, हालांकि देख रहा है उसकी तरफ। ये मेल कैसे मालूम चल रहा है? क्योंकि गर्दन नीली है दोनों की, फीमेल की गर्दन हरी होती है। हाँ, लेकिन उसने मुंह उधर कर लिया, यानी थ्रेट नहीं है उसके लिए। और ये हरी गर्दन वाली फीमेल आ रही है।
तो जब लेडीज़ भी जाती हैं तो घर से साथ निकली, जंगल साथ गई, लेकिन जब वो अलग अलग जगह पे लकड़ी बीनने लगती हैं, घास काटने लगती हैं, दूर दूर का अपना अपना इलाका पकड़ लेती हैं। वो भी क्योंकि बैठ के ही कर रही होती है लकड़ी बीनने का काम, घास काटने का काम, तो अटैक का संभावना हो जाती है। उसका तरीका ये है कि एक दो वॉचर जाएँ, भले ही वो गांव के लड़के हों जो अपना बातें भी करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उधर को, जिधर वो लेडीज़ काम कर रही हैं उधर को फेस करके बैठ जाएँ, सिर्फ गार्ड करने के लिए। स्पेशली इन 3-4 महीने में तो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है ताकि सुरक्षा बनी रहे। और बाकी टाइम पे भी, लकड़ी के टाइम पे अगर ये सिस्टम नहीं करेंगे तो ये ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहेंगे, समय के साथ बढ़ते रहेंगे। अभी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे इंस्टाग्राम में पूछा था, पहले भी कई लोगों ने पूछा, उन्होंने ही पूछा था कि किसी और ने, कि जो लेपर्ड होता है वो घर के दरवाजे तोड़ के अंदर घुस के हमले कर देता है। कई मैन ईटर के केसेस थे, केनेथ एंडरसन के टाइम का भी था कि वो मिट्टी खोद के, अगर दरवाज़ा नहीं टूट रहा तो झोपड़ी के नीचे कच्ची मिट्टी के घर होते थे, नीचे से खोद के घुस के भी तोड़ लेता था, छत को तोड़ के भी आके घरों से आदमी को पकड़ लेता था। टाइगर ऐसा क्यों नहीं करता है? ऐसे केसेस टाइगर ने किया है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। सुंदरबन का एक केस मेरी जानकारी में है जहाँ बहुत ही कमज़ोर सी मिट्टी की, यानी लकड़ी के बांस या इस तरह की लकड़ियों से झोपड़ी बनाई थी, मिट्टी से उसको थोपा हुआ था। तो एक बुजुर्ग महिला थी जो कि बिल्कुल उसके दीवार से सट के ही सो रही थी। टाइगर ने पैर पकड़ के उनको खींच लिया था झोपड़ी के अंदर से। एक केस है, लेकिन ऐसे भी केसेस हैं जहाँ की टाइगर चारपाई पे सोती हुई महिला के बगल से निकल गया, बकरी को लेकर चला गया, लेकिन इंसान पे हमला नहीं किया, सुंदरबन के ही। तो देखिए, उसका ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन एक चीज़ होता है कि घर में दीवारों पे आपने देखा बिल्ली चढ़ती है ना, बिल्ली छोटी होती है। तो लेपर्ड का साइज़, लेपर्ड 40 किलो का भी है, 50 किलो का भी है, बहुत भारी भर का, मतलब 90 का है, ज़रूरी नहीं कि वो घर में घुस रहा है। टाइगर 200-250 किलो का है। उसको पहली बात तो छलांग मारने में कंफर्टेबल है, चढ़ने में उतना कंफर्टेबल नहीं है अपने वज़न की वजह से। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो एक छोटी गली में छोटी गाड़ी जा सकती है, ट्रक तो नहीं जा सकता है, तो उतना कंफर्टेबल नहीं है। ये तो बिल्ली की तरह कंफर्टेबल है। ह्यूमन सेटलमेंट के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहने का आदी होता है लेपर्ड। टाइगर उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता इंसान से, हमला करने के लिए आता है लेकिन चला जाता है। अपने आप को छिपाना बड़ा मुश्किल होता है टाइगर को। लेपर्ड तो कहीं भी, अभी जैसे ये जो आप कर्व देख रहे हैं, अगर मैं उस पार खड़ा हूँ तो लेपर्ड यहाँ आराम से छिप जाएगा, मालूम भी नहीं चलेगा। टाइगर नहीं छिप पाएगा। तो यही वजह हो सकती है कि टाइगर घरों के अंदर जाके हमला नहीं करता है जनरली। लेपर्ड के किस्से, बहुत ज़्यादा केसेस में लेपर्ड भी नहीं करता, लेकिन लेपर्ड के ऐसे बहुत सारे किस्से सुने गए। अभी सांबर की भी कॉल होनी शुरू हो गई और पीकॉक की भी स्ट्रेस कॉल हुई है, और मेरे मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो गई। तो गाड़ी में चार्जर लगाता हूँ, थोड़ी देर बैठ के इंतज़ार करता हूँ, विंडो खोल के, कुछ आवाज़ आ रही होगी तो बताऊँगा आपको। अभी मोबाइल को चार्ज किया, 16% हो गया है। 2 बार सांबर डियर की कॉल हुई है गाड़ी में बैठने के बाद भी। एक बार पीकॉक की भी वो हुई है स्ट्रेस कॉल, और फिर मैंने चार्जिंग पे लगे लगे वो मर्लिन ऐप खोल दिया था, तो जो बर्ड्स की आवाज़ रिकॉर्ड हो रही थी उसका मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। ये कोयल बोल रही है। मर्लिन ऐप बाकी सारी बर्ड्स की आवाज़ तो पहचानता है, लेकिन यहाँ पे हॉर्नबिल की आवाज़ क्यों नहीं पहचानता, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, और ऐसा भी नहीं कि यहाँ की जो साउंड प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग मर्लिन ऐप को नहीं लगता कि यहाँ पे हॉर्नबिल होना चाहिए, क्योंकि ये राजा जी नेशनल पार्क है, यहाँ तो ग्रेट हॉर्नबिल भी है, ग्रे हॉर्नबिल भी है, ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल भी है। तो क्यों नहीं पहचानता? हमेशा से मैं 1-2 साल पहले भी जब यूज़ करता था तो ये आवाज़ को रिकॉर्ड, बाकी सारी आवाज़ पहचानता है, उसको नहीं बताता, पता नहीं क्या चक्कर है। अगर आपको आइडिया हो तो आप बताना क्या चक्कर होगा। आज आपको 360 डिग्री व्यू नहीं दिखाया तो वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, मौसम बहुत ही बढ़िया है आज। थोड़ा सा बादल भी थे, हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई थी दिन में। यही वजह है कि आपको सूरज सनसेट नहीं दिखाई दे रहा है। हवा चल रही है, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है।
चलिए एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।